क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है वर्ब के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, कितने तरीके की वर्ब होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, पहचानेंगे कैसे। बहुत मुश्किल होता है, बहुत सी बार हमें लगता है कि यार ये वर्ब नहीं, ये तो एडजेक्टिव है या ये तो नाउन है। तो काफी सारे कंफ्यूजन्स वर्ब को लेकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई तरीके की वर्ब्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट, पार्टिसिपल। साथ ही साथ आपने सुना होगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्राइमरी वर्ब। बहुत जगह अलग अलग तरीके की वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको इन सभी तरीके की वर्ब्स को पहचानना कैसे है, ये होती कैसे है, कहाँ कहाँ यूज होती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज की क्लास वर्ब के इंट्रोडक्शन पर होगी कि वर्ब क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम सभी टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कहां पर करेक्ट तरीके से हमें यूज करना है वर्ब को, वो हम जानेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर, और आज की क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले वर्ब नाम से आपके दिमाग में क्या आता है? वर्ब नाम से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्रिया, है ना, काम, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, राइट। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस बहुत सी बार कंप्लीट नहीं होता है। बिना वर्ब के क्या सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे? कहीं ना कहीं आपको या तो मेन वर्ब दिखेगी या हेल्पिंग वर्ब दिखेगी। अब आप सोचेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आज की ही क्लास में। आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ब की डेफिनेशन की, आखिरकार परिभाषा क्या होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए। वर्ब आखिरकार क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिया जो बोला जाता है ना, क्रिया बोलते हैं हिंदी में वर्ब को, ठीक है। तो ये एक ऐसा शब्द होता है जो हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताएगा, इवेंट के बारे में बताएगा, एक्शन, इवेंट या फिर स्टेट के बारे में बताएगा, ठीक है, कि भाई किस स्टेट में, राइट। अब एक सेंटेंस में या तो आपको मिलेगी मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और या आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। इनके नाम से ही हमें इनके बारे में पता चल जाता है। इनके नाम से ही हमें इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमने जाना। मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब जो मेन एक्शन हो रहा है। जैसे मैं बोलूं मैं सो रही, यहां पर मेन एक्शन क्या है? सोना। अगर मैंने बोला कि मैं खाना खा रही हूं, यहां पर खाना खाना क्या है? मुख्य क्रिया है। मैं दौड़ रही हूं, दौड़ना क्या है? मुख्य क्रिया। मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ाना क्या है? मुख्य क्रिया। लेकिन ये जो मुख्य क्रिया है वो हो कब रही है? हो कब रही है इसका पता हमें सहायक क्रिया की मदद से चलता है। जैसे हम यूज करते हैं इज, एम, आर का, वॉज, वर का, हैज, हैव का, हैड का, विल, शैल का। ये सभी आपने पढ़ी हैं, राइट। ये कहलाती है सहायक क्रिया। इनकी मदद से हमें पता चलता है कि आखिरकार जो कार्य है वो किस समय हुआ, वर्तमान में, प्रेजेंट में, भूतकाल में, पास्ट में, या फिर भविष्य काल मतलब कि फ्यूचर में कब हुआ कार्य, वो हमें पता चलता है। और इसी की मदद से हम इसकी सही फॉर्म लगा पाते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, मेन वर्ब की भी वही फॉर्म लगेगी उसके अनुसार। जैसे इज, एम, आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो मेन वर्ब की लगती है, राइट। तो इसीलिए एक सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी एक्शन बताना है, कोई भी इवेंट बताना है, या कोई भी स्टेट बताना है। स्टेट मतलब कि राज्य नहीं, स्टेट मतलब कि जैसे मैं बोलूं आई एम स्लीपिंग, तो स्लीपिंग इज माई स्टेट, राइट। मैं सो रही हूं, वो मेरी स्टेट है। आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग इज माई स्टेट, की अभी मैं क्या कर रही हूं? मैं चल रही हूं। तो कोई भी चीज बतानी है
वो होती है आपकी स्टेट। कोई भी एक्शन बताना है, चलना एक्शन है, कोई भी इवेंट बताना है आपको, तो उन सभी चीजों के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं वहां पर। डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a doing word that shows an action, an event or a state. A sentence may either have main verb, a helping verb or both. अब एक सेंटेंस में या तो एक मेन वर्ब होगी या एक हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर आपको दोनों ही मिल जाएंगे ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, a verb is a word that informs about an action. अगर हम वैसे उसी बात को किसी और शब्दों में कहें तो हमें बताती है किसी भी एक्शन के बारे में। an existence of something or an occurrence. किसी भी चीज का अस्तित्व या किसी भी चीज का होना हमें एक क्रिया बताती। तो क्या चीज मेन बताई कि एक सेंटेंस के अंदर आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से एक तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको दोनों भी मिल सकती है, राइट। सो द वर्ब इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस। मुख्य वर्ड होता है ये सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं किया जा सकता एक वर्ब के बिना, ठीक है। चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, फेंकना, उछलना, सभी चीजें तो वर्ब है, सभी चीजें तो वर्ब है, राइट। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। कई सारे नाम आपने पहले भी पढ़े होंगे, कई सारे आज आपको नए दिखाई दे रहे होंगे। 7 टाइप्स की मेनली वर्ब होती है। इनके अंदर और भी सब टाइप्स होते हैं, वो हम उनके साथ ही जानेंगे। लेकिन मेन 7 टाइप्स जैसे कि फाइनाइट, प्रिंसिपल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इनके अंदर और भी तरीके की वर्ब्स होती हैं। आखिरकार इन सभी टाइप्स के बारे में पढ़ना हमें जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सारे पढ़ेंगे, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहां पर ट्रांजिटिव वर्ब लगेगा, कहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब लगेगा, कहां पर जेरेंड लगेगा, कहां पर इन्फिनिटिव लगेगा, कहां पार्टिसिपल लगेगा, ये प्राइमरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। यू नीड टू नो एवरीथिंग। आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। और ये ग्रामर की क्लास इसीलिए कि हम पूरा डेप्थ में अच्छे से ग्रामर को पढ़ते हैं, राइट। सो बेसिकली 7 टाइप्स है, ये आपको याद रखने हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्ब एंड दोज आर फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, नॉन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, आखिरकार ये क्या होती है। आपको ये तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में कैसे पहचाननी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो मेन वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये ही किस तरीके से कौन सी वर्ब फाइनाइट कहलाती है, कौन सी नॉन फाइनाइट, कौन सी पार्टिसिपल का फॉर्म कहलाती है, कौन सी प्रिंसिपल कहलाती है, इन्हीं में से होती है, ठीक है। कौन सी वर्ब किस सेंटेंस में क्या काम कर रही है वो हमें पता चलेगा, उसका अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये 7 टाइप्स लिखे हुए हैं। सो वर्ब के अंदर फाइनाइट, इनफाइनाइट, प्रिंसिपल, ट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी एंड intransitive. These are 7 types of verb which we are going to study. Okay, so today's class is on verb and उसके अंदर finite and non-finite verb के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं finite verb के examples और उसके definition। एग्जाम्पल से सीधा समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ ये 2 एग्जाम्पल हैं। क्या? नेहा राइट्स लेटर, नेहा पत्र लिखती है। दूसरा है दे राइट लेटर। आपने देखा कि यहां पर एक मेन वर्ब है राइट। राइट जो है वो यहां पर क्या है? मेन वर्ब। लेकिन आपने देखा जब हमने नेहा लिखा तब तो हमने लिखा राइट्स, नेहा के साथ हमने क्या लगाया? राइट्स लगाया। लेकिन हमने दे के साथ राइट लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ही, शी,
इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अगर आई वी यू दे होता है तो हम उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, राइट। तो दे के साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाया हुआ, नेहा के साथ हमने लगा दिया। अब यहां पर बात तो हो रही थी प्रेजेंट टेंस की ही, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदला जो राइट वर्ब थी उसने अपना फॉर्म भी बदल लिया, उसने अपने आप को भी बदल लिया। तो जो भी वर्ब नंबर, जेंडर और पर्सन के आधार पर अपना फॉर्म बदल ले, अब यहां पर नंबर भी बदल गया, ये सिंगुलर था ये प्लूरल था, यहां पर नेहा थी यहां पर वे लोग थे, राइट। यहां पर ये नेहा थी यहां पर वे लोग थे। तो जैसे या तो नंबर बदलेगा या पर्सन बदलेगा या जेंडर बदलेगा, अगर इन तीनों के बदलने पर जो सब्जेक्ट है, अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ भी बदलाव आता है, नंबर के आधार पर, जेंडर के आधार पर या पर्सन के आधार पर, और अगर वर्ब अपने आप को चेंज कर लेती है तो वहां पर वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो राइट जो है वो इन दोनों सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को नंबर के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, राइट। सी वी हैव रिटन लेटर्स। सी यहां पर जैसे ही टेंस बदला क्या टेंस? यस, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही थी, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है। तो जैसे ही इनका टेंस चेंज हुआ मतलब कि टाइम बदला। सो सी अ वर्ब विच शोज टाइम और अ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड जेंडर। सबसे पहली चीज जो टाइम दर्शाए, यहां पर राइट्स हमें क्या कर रही है? टाइम दर्शा रही है कि प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। हैव रिटन, रिटन हमें क्या दर्शा रहा है? समय दर्शा रहा है कि किस समय काम हो रहा है। राइट यहां पर हमें समय दर्शा रहा है कि किस समय हो रहा है, क्योंकि यहां शैल लगा है या हैव लगा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है, मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं। इन वर्ब्स ने अपना फॉर्म बदला और हमें बताया टाइम के बारे में। दूसरी चीज, अगर सब्जेक्ट का नंबर, जेंडर या पर्सन चेंज होता है, उसके आधार पर अगर ये वर्ब बदलती है तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि सब जगह हमने राइट ही लिखा, नहीं हुआ ना ऐसा। आई बात समझ में कि अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ओके, इन द गिवन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दिए हुए थे, द वर्ब राइट, राइट वर्ब जो है हैज बीन चेंज्ड, वो बदल गई अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस। जैसे ही टेंस बदला सेंटेंस का, वैसे ही उसने अपने आप को चेंज कर लिया। तो सब्जेक्ट का जैसे ही नंबर, पर्सन या टेंस बदलता है, या सेंटेंस का जैसे ही नंबर, पर्सन या टेंस बदलता है, अगर जो वर्ब है वो अपने आप को चेंज कर लेती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो एक फाइनाइट वर्ब कहलाती है। सो द वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर राइट्स, राइट, रिटन, राइट, ये सब अलग अलग फॉर्म्स जो है वर्ब की, ये फाइनाइट वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? फाइनाइट वर्ब की। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अ वर्ब दैट डज नॉट शो टाइम, जो टाइम के बारे में ना बताए। ये तो हमें टाइम के बारे में बता रही थी कि दे राइट लेटर, राइट लेटर से हमें पता चल गया प्रेजेंट टेंस की बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। वो कहां लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमें समय के बारे में ना बताए, या फिर वो वर्ब ना बदले, लिमिटेड ना रहे नंबर, पर्सन और टेंस को लेकर सब्जेक्ट के, वो नॉन फाइनाइट वर्ब बताती है। वो क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट। कैसे? रमन ट्राइज टू सिंग। अब यहां पर गाना, रमन क्या करता है? कोशिश करता है किसकी? गाने की। यहां पर ये जो सिंग है,
वी ट्राई टू सिंग, हम कोशिश करते हैं गाने की, यहां पर जो सिंग है। दे ट्राई टू सिंग, वे कोशिश करते हैं गाने की, यहां पर भी सिंग है। दे विल ट्राई टू सिंग, यहां पर भी सिंग है, यहां पर क्या कह रहे हैं, वो कोशिश करेंगे गाने की। आई हैव ट्राइड टू सिंग, मैंने कोशिश की गाने की। आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों ही सेंटेंसेस में जो हमारी सिंग वर्ब थी वो सेम रही। हमने सब्जेक्ट का नंबर बदला, हमने सब्जेक्ट का टेंस बदल दिया, बदला ना, ट्राइज, ट्राई, 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 ट्राइड, बदल दिया ना। हमने नंबर बदला, हमने टेंस बदला, लेकिन इस वर्ब में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर जो सिंग है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां पर जो सिंग है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। एम आई क्लियर? और इसी सेंटेंस में जो ट्राई है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। वो फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि ये अपने आप को बदल रही है हर जगह। जैसे ही हम टेंस, नंबर, जेंडर, पर्सन बदल रहे हैं उसी के अनुसार ये अपने आप को बदल रही है। तो इस सेंटेंस में ट्राई जो है वो फाइनाइट वर्ब है और सिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बदलती नहीं है। टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट जैसे भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को नहीं बदलेगी। ये जो सिंग है वो सिंग ही रहेगा। तो ये क्या कहलाएगी, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? आ गया। अब यही चीज यहां पर लिखी हुई है ताकि ये स्लाइड्स आपको मिले तो आपको ध्यान रहे मैम ने क्या एक्सप्लेन किया था कि इन द गिवन एग्जाम्पल्स द वर्ब सिंग, दिए हुए एग्जाम्पल्स में जो वर्ब सिंग है हैज रिमेन्ड अनचेंज, वो रही है बिना बदलाव के। किसके बावजूद? इन स्पाइट द चेंजेस इन नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग, कि चाहे नंबर बदला, चाहे पर्सन बदला, चाहे टेंस बदला, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया सब्जेक्ट के। Therefore the verb sing is a non-finite verb, इसीलिए sing verb जो है वो एक non-finite verb है। लेकिन जो verb try है उसने अपने आप को बदल लिया है पर्सन, नंबर, टेंस के अकॉर्डिंग, इसीलिए वो इसमें एक non-finite verb कहला रही है। Am I clear? अब आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है? So see, हमने जाना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, लेकिन अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड, राइट? सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 3 तरीके के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है, जेरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। दैट मीन्स ये तीनों टाइप के जो वर्ब्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी ये हमें टाइम के बारे में नहीं बताएंगे, साथ ही साथ ये अपने आप को नंबर, पर्सन, जेंडर, ये जो सब्जेक्ट बदलेगा ना नंबर, पर्सन, जेंडर के आधार पर, तो ये वहां पर भी चेंज नहीं होंगे, इनका फॉर्म सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स है। क्या है ये? नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स है ना, इसीलिए ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। अब होते क्या है? इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहली चीज है इन्फिनेटिव। इट इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग टू बिफोर द रूट वर्ब। कैसे बनाया जाता है? अगर हम रूट वर्ब मतलब बिल्कुल जो बेसिक फॉर्म है, प्योर फॉर्म है वर्ब की, जैसे मान लो सिंग एक रूट वर्ब है, इसी से हम बनाएंगे कोई और बनाएंगे, तो जैसे हमने सिंगिंग बनाया, सैंग बनाया, संग बनाया, ये सब हमने सिंग से बनाया, राइट? ये सब हमने सिंग से बनाया, तो ये हमारी रूट वर्ब है। और जब हम इस रूट वर्ब के सामने टू लगा दें, टू सिंग, तो ये इन्फिनेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है?
इन्फिनेटिव, जैसे शी वॉन्ट्स टू रीच होम क्विकली, वो क्या चाहता है, वो घर जल्दी पहुंचना चाहता है। तो यहां पर ये टू रीच जो है वो एक इन्फिनेटिव है, यहां पर ये टू रीच जो है वो एक इन्फिनेटिव है, एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहां पर कि वो क्या चाहता है, टू रीच होम, घर पहुंचना चाहता है। सो टू प्लस वर्ब फॉर्म्स आर इन्फिनेटिव्स, टू के साथ जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती है, इन्फिनेटिव्स होती है। जैसे राइट रूट वर्ब है तो टू राइट बन जाएगा, स्पीक रूट वर्ब है तो टू स्पीक बन जाएगा, लव रूट वर्ब है तो टू लव बन जाएगा, गिव रूट वर्ब है तो टू गिव बन जाएगा, एंड प्ले रूट वर्ब है टू प्ले बन जाएगा। ये कौन सी वर्ब कहलाती है, इन्फिनेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है ये, इन्फिनेटिव। और जिन वर्ब्स के आगे टू लग जाता है ये टू इन्फिनेटिव्स भी कहलाते हैं, ठीक है। सो ये कहलाती है इन्फिनेटिव। अब बात करते हैं हम जेरेंट की, कि भाई जेरेंट कैसे बनता है। जेरेंट पता है क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। अगर मैं बोलूं आई एम स्विमिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों में ही स्विमिंग आया तो ये बना स्विम से। यहां पर स्विमिंग एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, राइट, और ये एक आई एम स्विमिंग, स्विमिंग यहां क्या है, फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि ये अपने आप को बदलेगी, किसके अकॉर्डिंग, टेंस वगैरह हम बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है और साथ ही साथ ये एक फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि ये चेंज करेगी अपने आप को। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखो तो हमने बोला स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अगर हम इसका टेंस बदल दें, स्विमिंग was a good exercise। क्या स्विमिंग में कोई चेंज आया, नहीं, स्विमिंग स्विमिंग ही रहा, टेंस बदलने के बाद भी रहा ना। स्विमिंग बना किससे, स्विम से। ये यहां पर किस तरीके से काम आ रहा है, ये यहां पर एक नाउन की जगह काम है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। नाउन की तरह कर रहा है या नहीं कर रहा, कि भाई जो स्विमिंग है नाउन की तरह एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, कि वो क्या है, स्विमिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है ना। सो इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द रूट वर्ब। ये कैसे बनता है, स्विम के आगे हमने आईएनजी लगा दिया, ये बन गया, ये एक जेरेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा ये जेरेंट, जब ये किसी भी सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करेगा। जब ये किसी भी सेंटेंस में, अगर हमने किसी भी रूट वर्ब के साथ, जैसे स्विमिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, कुछ भी ले सकते हो यार आप, वॉकिंग हो गया, कोई भी वर्ब ले लो, उसके साथ जब आप आईएनजी लगा रहे हो और वो सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इज अ प्लेजर फॉर सम पीपल। पढ़ना एक सुकून है कुछ लोगों के लिए। तो रीडिंग यहां पर नहीं बदलेगा, चाहे आप कुछ भी बदल दो सेंटेंस में। सेंटेंस में आप कोई भी चेंज कर दो, वो नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, ये नाउन की तरह काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ये नाउन है सेंटेंस के अंदर, तो इसीलिए ये एक जेरेंट कहलाएगा। तो जब हम किसी भी रूट वर्ब के आगे आईएनजी लगा दें और वो सेंटेंस में नाउन का काम करे, संज्ञा का काम करे, तो वो एक जेरेंट कहलाता है। ध्यान रखना कि वर्ब के आगे आईएनजी लगाया हमने,
ठीक है, सो किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हो और वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है तो वो एक जेरंड कहलाता है। तो यहां पर ये जो है स्विमिंग, ये एक जेरंड है। यहां पर ये जो स्विमिंग है ये एक जेरंड है, क्योंकि ये दोनों चीज वाक्य में, सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इन द अबव सेंटेंस द वर्ड रीडिंग इज अ जेरंड as they function as nouns in their respective sentence, क्योंकि वो अपने सेंटेंस में एक नाउन का काम कर रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी तक आपको जेरंड के बारे में बताया, हमने जाना कि रूट वर्ब में आईएनजी जब हम लगा देते हैं और कोई भी वर्ब किस तरीके से काम करे, एक नाउन के तरीके से काम करे किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो जेरंड कहलाता है। अगर उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और वो नाउन की तरह काम कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, तो वो एक जेरंड कहलाता है। इसके बारे में हमने बात कर ली। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे राइट जो है वो राइटिंग हो जाता है, स्पीक जो है वो स्पीकिंग हो जाता है, लव जो है वो लविंग हो जाता है, गिव गिविंग, प्ले प्लेइंग। तो ये कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हमने देखे जिनसे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने इनके साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या होगा, ये जेरंड बन जाएंगे जब ये एक सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे हो। क्लियर। अब बारी है पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल के बारे में अगर बेटा हम बात करें तो पार्टिसिपल दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको अगली क्लास में पढ़ाना है। ठीक है, होता क्या है ये वो जान लीजिए। बनता कैसे है पार्टिसिपल, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ही बनाते हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ, मैम जेरंड में भी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो जेरंड बन गया अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो। लेकिन यहां पर जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं तो यहां पर वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आपको एक बात और बता दूं, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो इसका काम जो होता है पार्टिसिपल का, आपको बता देती हूं मैं कि ये बहुत सी बार एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, सो पार्टिसिपल जो है वो बनता है आईएनजी लगाकर, ठीक है, रूट वर्ब में। और एग्जाम्पल मान लीजिए, द डाइंग मैन कॉल्ड हिज सन्स टू हिम, कि अब जो डाइंग मैन था, यहां पर बात हुई डाइंग की। अब ये जो मैन है ये क्या है, एक नाउन है, और डाइंग क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। डाइंग क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। तो इसीलिए जब हमने डाई वर्ब से डाइंग बनाया और उसको नाउन से पहले लगाया, तो यहां पर ये पार्टिसिपल जो है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ना कि नाउन की तरह। जबकि जेरंड जो था वो एक नाउन की तरह काम कर रहा था। राइट, सो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड डाइंग है फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, काम कैसे कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। फॉर दे क्वालिफाई देयर रिस्पेक्टिव नाउन्स, क्योंकि वो जिस भी नाउन के साथ लगा हुआ है वो उसकी विशेषता बता रहा है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको जब इन्फिनिटिव्स पढ़ाऊंगी या पार्टिसिपल के ही और फॉर्म पढ़ाऊंगी, ठीक है, टू इन्फिनिटिव्स वगैरह भी हम देखेंगे, तो आप वहां पर जानेंगे कि कैसे वो भी एक एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। अभी बात चल रही है पार्टिसिपल की। सो पार्टिसिपल दो तरीके के होंगे, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बनेगा, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। ठीक है, सो इसीलिए ये पार्टिसिपल होता है, दो तरीके से बनता है, एक आईएनजी फॉर्म से और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म से। बनता कैसे है ये हम आगे की क्लासेस में जरूर जानेंगे। जैसे रीड जो है वो रीडिंग हो गया, स्मोक हो गया स्मोकिंग, वेट वेटिंग, मेक मेकिंग और लाफ लाफिंग। क्लियर हुई ये बात। चलिए, अब एक बात का जानना और जरूरी है, और वो बात ये है कि मैम आखिरकार जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्क क्या हुआ। यहाँ पर क्योंकि हम जेरंड के साथ फर्क बता रहे हैं तो पार्टिसिपल प्रेजेंट का ही लेंगे। राइट, प्रेजेंट का क्यों लेंगे, क्योंकि पास्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। डिफरेंस जानना हमारे लिए जरूरी किसमें है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जेरंड के अंदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में डिफरेंस ये है कि जेरंड जो होता है वो एक वर्बल नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एक वर्बल एडजेक्टिव, मतलब ये वो वर्ब होती है जो नाउन को क्वालिफाई कर रही है और ये वो वर्ब होती है जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगी।
जो क्या करेगी, एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। जैसे यहां पर हमने देखा कि ये क्या कर रहा था, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर हम जेरेंड देखें तो जेरेंड में ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। सो इसीलिए ये वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव्स कहला रहे हैं। क्योंकि वर्बल नाउन क्यों, क्योंकि ये नाउन की जगह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव की जगह लगा हुआ है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये एक जेरेंड है या ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, जैसे कि रीडिंग इंक्रीज आवर नॉलेज, रीडिंग क्या करती है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है। तो यहां पर रीडिंग जो है वो एक जेरेंड है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में, रीडिंग द न्यूज़पेपर ही सैट इन द चेयर, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते वो चेयर पर बैठ गया। तो ही को क्वालिफाई किया जा रहा है कि ही जो है वो चेयर पर कब बैठा, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। इसीलिए रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहां पर रीडिंग जो है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। सो यही चीज यहां पर हमने बताई हुई है। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है और नेक्स्ट सेंटेंस में ये ही प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब भी आपको बोला जाए कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, किस तरीके से आप अंतर पता लगाएंगे। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। I know you are blank space lots of fun with your friends. Having, to have, had या none? Next question, blank space increase our knowledge. Reading, to read, read या none? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा, हैविंग। क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग, राइट, 2 अभी नहीं लगाएंगे हम। सो आज की क्लास के अंदर बेटा